Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान इस कन्वर्सेशन का हिस्सा है, जो कि है डॉक्टर प्रणीता भटेले मैम। मैम, प्रोपीसीएस टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना बहुमूल्य समय प्रोपीसीएस टीम को दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन बोर्ड विद अस। आपने अपना समय दिया Thank उसके you, लिए। Anushri. Thank you for choosing me. यस मैम, एंड आप सबसे पहले आई डोंट डिज़र्व दिस थैंक यू और प्रो पी सी एस डजेंट डिज़र्व दिस थैंक यू, क्योंकि आपका जैसा स्केड्यूल है उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सारे ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि मैम को अभी रिसेंटली भारतीय प्रतिभा सम्मान अवार्ड किया गया है 2026 का। इसके साथ साथ आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि उस स्टेज में इन द ईयर 2007 जब बहुत सारे लोग डीबीटी जेआरएफ के बारे में अवेयर भी नहीं थे, उस समय जबलपुर की एक बहुत होनहार छात्रा ने डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया और आईआईटी रुड़की जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पीएचडी की डिग्री हासिल की। मैम का जो पीएचडी है वो प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, जो कि 2012 में कंप्लीट हुआ है फ्रॉम आईआईटी रुड़की। इसके साथ साथ मैम ने सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन भी क्लियर किया, उसके साथ साथ एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन भी क्लियर किया, और ये सारे एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करने के साथ साथ मैम ने एमपी सेट का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया। और उसके बाद एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया विथ फ्लाइंग कलर्स विथ रैंक 8। मैं आप सभी को एक बार सिलेक्शन लिस्ट दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन के सामने, ये ऑफिशियल पीडीएफ है और यहाँ पर 12th नंबर पे आप देख सकते हैं मैम का रैंक 12 था, डॉक्टर प्रणीता भटेले मैम। ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ इंटरव्यू पैनल में है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि शायद मेरे शब्द बहुत सफिशेंट नहीं थे आपकी अचीवमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए। मैम, आप प्लीज़ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे स्टूडेंट्स को दे पाएँ तो इट विल बी ग्रेट। Yeah, so I completed my PhD from IIT Roorkee in 2012, and then my teaching journey started. I worked in many different colleges of Jabalpur, and since मेरा ये था कि मुझे जबलपुर में ही रहना है क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे हस्बैंड की जॉब भी यहीं थी, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन था मेरे साथ कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि आईआईटी से पीएचडी करने के बाद यू हैव लॉट ऑफ स्कोप्स, स्पेशली गोइंग आउट फ्रॉम इंडिया। सो दिस वाज द रिस्ट्रिक्शन कि मुझे जबलपुर में ही सेटल होना था, एंड आई वांटेड द बेस्ट व्हाट आई कैन डू स्टेइंग बैक इन जबलपुर। So I started with teaching in various colleges, and then eventually the exams came and I qualified them. So that's my journey, ओके। and I'm still teaching. Yeah. ओके ओके। सो मैम ने अपना जो टीचिंग करियर है, शी स्टार्टेड इन 2012 में मैम ने स्टार्ट किया था, और अब लगभग 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस मैम होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैं मैम आपको बताना चाहूँगी कि जो मैक्सिमम ऑडियंस हमारे साथ एसोसिएटेड है दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। सो हमारा जो इंटरव्यू है इट विल बी बाइलिंगुअल। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में प्रोसीड कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि मैक्सिमम ऑडियंसेस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो हम बाइलिंगुअल रहेंगे आज के डिस्कशन में। सबसे पहले जैसा कि आपने क्लियर ही किया कि आप जबलपुर में रहना चाहते थे, क्योंकि डेफिनेट सी बात है आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपके पास अवसरों की तो कभी कमी नहीं रही होगी। बट व्हाट मेड यू चूज़ लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एज प्रोफेशन? मतलब क्या था जिसने आपको मोटिव, कोई दूसरे करियर ऑप्शंस भी आप चुन सकते थे, बट स्पेसिफिकली यही करियर ऑप्शन आपने क्यों चुना? Yes, because I had interest in learning, and when I went to IIT for PhD, तो मेरा रिसर्च में भी बहुत थोड़ा सा वो था, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और फिर मेरे को ये फील्ड अच्छी लगी क्योंकि इसमें हम रह के हम और भी अच्छा, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण मैंने वहाँ नोटिस की थी। मेरे जो गाइड थे वो रिसर्च कमेटी के चेयरमैन थे, तो हर 6 महीने पे उनके पास एप्लीकेशंस आते थे, एंड वी यूज्ड टू हेल्प हिम टू सिलेक्ट दोज एप्लीकेशंस। और मैं वहां देखती थी कि एमपी से बहुत कम एप्लीकेशंस आते थे,
और जब एमपी से कोई एप्लीकेशन आता था तो सारे बच्चे मुझे देते थे कि ये देखिए मैम आपके एमपी से एक एप्लीकेशन आया है। और ये मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे एमपी से इतने कम लोग हैं जो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। साउथ से, नॉर्थ से, कई जगह से आते थे। तो मुझे ये भी एक लगा कि मैं बच्चों को गाइड करूं कि बाहर बहुत स्कोप है, वो जा सकते हैं, हमें पता नहीं होता है। तो ये एक मोटिवेशन था। और ये एक प्रोफेशन है जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा भी सकती हूँ, खुद भी पढ़ सकती हूँ और रिसर्च भी कर सकती हूँ, और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। तो ओके। दैट इज वाई मैंने ये करियर चूज किया। ओके, अ ग्रेट डिसीजन मैम। और आप सच में एक गाइडिंग लाइट हैं फॉर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स कि आप मध्य प्रदेश से बाहर जितने स्कोप्स हैं, और डेफिनेटली मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, उनमें बहुत कैलिबर है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस जो कमी कहीं पर रह जाती है वो जागरूकता की है, एफर्ट्स की है। सो आपने बिल्कुल सही कहा। मैम अब हम आपके इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहेंगे। अभी एम पी पी एस सी 2024 का जो रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जो इंटरव्यू है वो मोस्टली 1 या 2 महीने के अंदर बॉटनी का इंटरव्यू जो है वो भी एमपीपीएससी कंडक्ट कराने वाला है। अन्य विषयों के भी इंटरव्यूज़ जो है वो अभी चल रहे हैं। तो इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कैसा रहा उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को अगर आप शेयर कर पाएँ तो प्लीज़। या तो आई वॉज नॉट मैं बहुत खुश नहीं थी अपने इंटरव्यू से, क्योंकि वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो आप एकदम से आंसर नहीं कर पाते, आपको नहीं, अगर कुछ नहीं बनता है तो वहां पे अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरा इंटरव्यू बहुत बुरा हुआ ये नहीं कहूंगी मैं, लेकिन मैं बहुत खुश नहीं थी बाहर निकल के। लेकिन इट वाज ठीक ठीक ही था। जैसे कुछ क्वेश्चंस तो मुझे, जो एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं बनते, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं बन सकता, तो वो कुछ मुझसे नहीं बना। एक क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस था जो मुझे बनना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, वो मुझसे नहीं बना। और कुछ ऐसे भी थे जो मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। वो बड़े खुश थे देख के कि मैं इतनी अच्छी जगह से पीएचडी करके आई हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ। तो मिला जुला मेरा इंटरव्यू रहा। ओके। तो मैम अभी ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्हें रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अभी इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, उनको अगर आप गाइडेंस देना चाहें तो उनके लिए अभी बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी? अभी जैसे अभी 1 या 2 महीने में हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली बॉटनी का इंटरव्यू हो और अन्य विषयों का भी इंटरव्यू चल रहा है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगी, कैसे उनकी प्रिपरेशन अभी होनी चाहिए फॉर इंटरव्यू? हाँ। हाँ। तो इतना टाइम काफी है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब जैसे आपने रिटन क्लियर किया है, इसका मतलब आपने आधी लड़ाई तो जीत ली है। आपने पढ़ा हुआ है सिलेबस, तो इंटरव्यू में वो लोग बहुत डिटेल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप अगर वहां जाके कुछ भूल भी जाए तो उसमें घबराने की बात नहीं है। वहां बहुत बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल रहता है, वो आपको बहुत आराम से बिठाते हैं। आराम से, अगर आप कुछ भूल जाएं तो आपको समय भी देते हैं रिकॉल करने के लिए। लेकिन एक चीज की हमको ध्यान रखना चाहिए, इंटरव्यू में हमें ईमानदारी से देना चाहिए। हमें कुछ भी ऐसा शो नहीं करना चाहिए जो हम नहीं हैं। और कामली हमको वहां बैठना है, ना घबराना है, ना ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना है। और जो हमें आता है हमें बोलना है। और जबरदस्ती बहस नहीं करनी है कि नहीं ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, क्योंकि आपको सामने वाले के व्यू को भी इम्पोर्टेंस देनी होती है। वो बेसिकली आपका पूरा पर्सनालिटी, आप स्ट्रेस में कैसे डील करते हैं, वो सब कुछ जज करते हैं। हमें पता भी नहीं है कि वो हमारे में क्या जज कर रहे हैं। इसीलिए ईमानदारी वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपसे कुछ नहीं भी बन रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा भी होगा जो आपसे नहीं बनेगा, सामने वाले इतने एजुकेटेड और इतने हाई पोजीशन वाले लोग बैठे हैं, तो हो सकता है आपसे कुछ ना भी बने, तो आप उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं। और उनको बोल सकते हैं कि आप जाके पढ़ेंगे इस चीज को, और आपको देखना चाहिए भाई, हमको एग्जाम में जब कोई चीज नहीं बनती है तो हमें हमेशा घर आके उसको देखना चाहिए, ताकि हम आगे से उस चीज को जान जाएं। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर उसके बाद हमको जैसे जो भी न्यूज है उसके टच में वैसे भी सबको रहना चाहिए। जो बेसिक आपके आसपास क्या हो रहा है वो थोड़ी हमें न्यूज पता होनी चाहिए। आप जिस जिले से हैं, जिस कॉलेज से हैं, जिस स्कूल से हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए।
और जैसे आपका सब्जेक्ट, जैसे मेरा वनस्पति शास्त्र सब्जेक्ट था, तो वनस्पति शास्त्र, जबलपुर की वनस्पतियों के बारे में, फिर मेरा जो बर्थ प्लेस था मुरैना, वहां की वनस्पति। तो ये चीजें क्या है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो इंटरव्यू के लिए इतना काफी होगा। ओके, सो जैसा कि मैम ने बताया, आपकी बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। आपको अपने आंसर्स के साथ ऑनेस्टी रखनी होगी, बिकॉज वो आपकी पर्सनालिटी को भी कहीं ना कहीं जज करते हैं, आपके एक्सेप्टेंस को भी जज करते हैं, जैसा कि मैम ने बताया। और बहुत अच्छा सजेशन मैम का, एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ से मैम से लेना चाहूँगी कि जो नहीं बन रहा है उसके लिए आप फ्रैंकली सॉरी बोले और घर आके उसको देखें भी। हम यूजुअली ये करते हैं कि हमसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरे सारे ऑडियंस से ये मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल के माध्यम से कि अगर आपको कुछ नहीं बनता उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसे वापस सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बनता और आप उसे सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। आपको सीखना जारी रखना चाहिए, जैसे कि मैम ने कहा। और आप अपनी लोकेलिटीज़ से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, सब्जेक्ट एसोसिएटेड डिटेल्स, उनको भी अपने साथ रखें। मैम अभी अक्टूबर में जो 2025 का एमपीपीएससी एग्जामिनेशन है वो होने वाला है, रिटन एग्ज़ाम। अभी हमने इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कशन किया। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपीयर होंगे जिन्होंने हाल ही में सेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है या नेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है। वो उतना एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखो, सिलेबस को उठाओ और एक लाइन से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड वो सॉल्व करने हैं। हमारे समय पे बहुत बार पीएससी हुआ नहीं था, 17 में हुआ था और फिर 22 में हो रहा था जो मैं देने वाली थी। तो पुराने पेपर्स मेरे पास नहीं थे, स्पेशली मेरे सब्जेक्ट के। इसके तो थे, पार्ट ए के तो थे, लेकिन सब्जेक्ट के नहीं थे। लेकिन अभी आपके पास फिर भी दो दो तीन बार एग्जाम हो चुका है, तो आपको पुराने पेपर्स देखिए। और पुराने पेपर्स के अलावा भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से भी नहीं होता, सिर्फ थ्योरी से भी नहीं होता, आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली करनी है। आप रोज कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और थोड़ा थ्योरी भी पढ़ते जाइए। किसी भी चीज में दोनों में से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और सिलेबस जितना ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर सकते हैं हमको करना चाहिए। बहुत डिटेल में मत जाइए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं वो पढ़िए, रेगुलर रहिए। और ऐसे हम, और रिवीजन बहुत जरूरी है। आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैम सॉरी, आप ऑडिबल नहीं हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। कम मैम से कम आप हाँ, रिवाइज यस करें, यस। क्योंकि आप अगर कुछ पढ़ेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे, वहां भूल जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कंफ्यूजन के कारण अगर आपने कोई क्वेश्चंस गलत किए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू तो सो मच। रिवीजन बहुत जरूरी यस, रिविजन इंपॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज भी करना है। सिलेबस पूरा कवर करना है, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आप अपने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट समझते हैं, हम कितनी कॉन्सेप्ट्स में अच्छे होते हैं, हमारी कुछ यूनिट्स अच्छी होती हैं, तो आप उनको थोड़ा कम समय दे सकते हैं, लेकिन जो आपके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है उनको आपको ज़्यादा समय देना चाहिए। मैम अब बहुत सारे, क्योंकि साइंस फील्ड को बिलोंग करते हुए एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो जो जीएस वाला पार्ट होता है इसमें स्ट्रगल करते हैं है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट। जो बिल्कुल। लाइफ साइंस के होते हैं उनको, उनका जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहूँगी मैं, वो पार्ट ए ही होता है, जीएस। स्ट्रगल सबसे ज़्यादा जीएस में होता है। और आपने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया था, आपका स्कोर बहुत अच्छा था। आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो 600 प्लस था, जिसने आपको इतनी अच्छी रैंक दी। तो जीएस मुझे लगता है एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग पार्ट रहा होगा आपके रिटर्न एग्ज़ाम में भी। तो जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम देंगे? या स्पेशली साइंस वालों के लिए जीएस बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग 12th के बाद से, 12th क्या, 9th के बाद से हम पढ़ते ही नहीं हैं, वो चीजें हमारे से छूट जाती हैं। तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था। इनफैक्ट मुझे ये इसने बहुत डिमोटिवेट भी किया था कि ये भी पढ़ना है, कैसे करेंगे।
लेकिन मेरी जो स्ट्रैटेजी रही वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक यूट्यूब में जो वीडियोस रहते हैं पहले उनको देखा, लेकिन वो भी ये यहाँ से जैसे हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकली कौन सी डायनेस्टी कब थी, ये सारे में मैं कंफ्यूज हो रही थी। तो फिर मैंने एक पैकेज, ये ऑनलाइन पैकेज लिया था जिसमें वो पढ़ाते भी हैं और आपको नोट्स भी देते हैं। तो उससे मुझे थोड़ा सा लिंक मिल गया कि मुझे कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि कितना पढ़ना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट, पर वो एकदम नया था। तो उसके गाइडेंस के लिए, एंड बिकॉज मैं वर्किंग थी, फैमिली थी, तो मैं कोचिंग्स अटेंड नहीं कर सकती थी जाके, तो मैंने ऑनलाइन एक पैकेज ले लिया था और उसने मुझे सिस्टमैटिकली दिया, लेकिन मैंने सिर्फ उसको पढ़ा नहीं, मैंने अपने खुद नोट्स बनाए। मतलब पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, मैंने खुद बैठ के लिखे हैं, अपने नोट्स खुद बनाए हैं, और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मैं डायग्राम्स भी बनाती थी, खुद लिखती भी थी। तो लिखने से क्या होता है कि एक हमारी प्रैक्टिस है, और जब हमें रिविजन है तो उसके लिए भी हमारे पास नोट्स है, क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता कि हम बुक्स खोल के पढ़ें या ढूंढें हमने पहले कहाँ से पढ़ा था। तो वो मेरे जो नोट्स होते थे उससे मैं रिवाइज करती थी। और यूट्यूब में ऑनलाइन बहुत सारे बहुत अच्छा मटेरियल है, आपको बस टाइम देना है और पढ़ना है। क्वेश्चंस भी वो लोग सॉल्व करवाते हैं, और थ्योरीज भी हैं, पढ़ाते हैं। तो मैं हमेशा, मतलब जब भी फ्री टाइम में अगर मैं किचन में कुछ खाना वाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मैं कान में लगा लेती थी, सुनती थी। कभी छूट भी जाता था तो रिवाइज भी कर लेती थी उसे। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग या कभी भी मैं फ्री हूँ अगर, तो मैं हमेशा वीडियोस भी देखती थी, लिखती भी थी, और ऐसे मैंने पार्ट ए को क्रैक किया। और मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे जब पार्ट ए, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे पहले मैं डरती थी इस सब्जेक्ट से, लेकिन बाद में मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में बहुत इंटरेस्ट आने लगा जब मैं चीजों को जानने लगी, डायग्राम्स देख के और वीडियोस देख के समझने लगी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। और इनफैक्ट मुझे अपने सब्जेक्ट को छोड़ के पार्ट ए पढ़ने में बहुत मजा आता था। फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे थोड़ा सब्जेक्ट की तरफ अब ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा अपने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ने में। जब आपको नॉलेज होगा तो आपको अच्छा लगेगा। और न्यूज सुनने की आदत डालिए, न्यूज से भी हमें बहुत नॉलेज होता है, और ओवरऑल पर्सनालिटी भी हमारी डेवलप होती है, हमको इतना हर चीज के बारे में पता चलता है। ओके। तो ऐसे करना होगा। ओके, ऑल राइट। सो आप, आई होप आप सबने नोट्स ले लिए होंगे मैम से कि आप जो भी कहीं से भी पढ़ें उसके बावजूद आपके पास सेल्फ नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि रिवीजन के वक्त जब आपके एग्ज़ाम को लगभग 10 डेज़ या एक वीक का समय बचता है, आप रिवीजन पर आ जाते हैं, उस समय आपके सेल्फ नोट्स बहुत काम आएंगे। और इससे एसोसिएटेड, जैसे मैम ने बताया, मैम वर्किंग वुमेन थी, उसके बाद उन्हें घर भी मैनेज करना होता था। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे पास ये काम था, हमारे पास ये काम था, इसलिए हम नहीं कर पाए। बट मैनेजिंग दी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके साथ अपने करियर को मैनेज करते हुए एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस के साथ मैम ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो मैम ऐसे लोग जो वर्किंग वुमेन हैं प्लस उनके पास डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, उनका प्रयास कैसा होना चाहिए? हाँ, ये देखो, ये सच में बहुत बड़ा चैलेंज है विमेन के लिए, क्योंकि हम कितना भी बात करें लेकिन विमेन को तो डबल वर्क करना ही पड़ता है। कुछ भी अचीव करेंगे तो विमेन को डबल हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये मेरा मानना है। और मैंने इसको देखा भी है, और कई लोग इस कारण छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक बहाना है जो वो बनाते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब होते हुए हमको इसका सोल्यूशन देखना चाहिए। किसी भी कोई भी एक्सक्यूज हमारी लाइफ में है, हमें उसका सोल्यूशन देखना चाहिए, और हर चीज का सोल्यूशन है अगर हम करना चाहते हैं तो। आप फैमिली में सपोर्ट पहले देखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं इस मामले में, मैं कहूंगी मैं बहुत लकी हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा भी इनफैक्ट, मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट था। उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए, मैं लगातार मैंने 1.5 साल तैयारी करी थी एग्जाम, क्योंकि पोस्टपोन होता था। तो मुझे सारी हेल्प सपोर्ट घर से मिला है। पर फिर भी विमेन की कुछ ड्यूटीज तो होती हैं, वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा। आप ऐसे घर गृहस्थी छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। कुछ काम जो आप शेयर कर सकते हैं किसी से कुछ समय के लिए, आप बोलिए उनसे, कोशिश कीजिए कि आप मिल बांट कर काम करें।
जो काम बहुत जरूरी है वो आप करिए, जो बहुत जरूरी नहीं है कोई दूसरा भी कर सकता है, आपके बच्चे हेल्प कर सकते हैं, आपके हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनसे हेल्प जरूर लीजिए। आप आइडियल वुमन बनने की कोशिश मत करिए, सारा काम खुद करना, सारा काम परफेक्टली करना, ये कोशिश मत करिए कुछ समय के लिए। आप थोड़ी सी लापरवाही अगर कभी थोड़ी देर के लिए अपने घर में अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, लेकिन आपको मैनेज उस तरह से करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि आपको करना है तो आप टाइम निकाल लें। और वैसे भी भारतीय नारियां सुपर वुमेन होती हैं, अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने कहा, आई होप आपको बेहतर मैम समझा पाई होंगी। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि लगभग कितना समय पर्याप्त होता है एक ऐसे अभ्यर्थी के लिए जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करे, जिसका शायद बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर ना हो बहुत ज़्यादा। तो कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करा है, उसको लगभग कितना समय देना होगा अपनी तैयारी को? देखो ये तो उस पे भी डिपेंड करता है कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, कितनी जल्दी वो कर लेता है, तो मैं ऐसा कोई एक समय नहीं बोल सकती। पर फिर भी अगर आप बेसिक की बात कर रहे हो तो 1 साल से कम तो मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि सिलेबस सच में बहुत वास्ट है। दोनों पेपर्स का मिला के पार्ट ए भी है, उसमें हिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिक्स पॉलिटी पढ़नी है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, बहुत कुछ है। तो और फिर उसके बाद सब्जेक्ट में भी कहीं कुछ कमी नहीं है, वो भी पूरा बहुत वास्ट है, डीप है। और नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट्स। तो 1 साल से कम तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अगर आप इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो तो 1 साल से कम तो मुझे नहीं लगता कि कि हो समय। पाए। ओके मैम। आप कुछ अपने रिसोर्सेज अगर शेयर करना चाहें, जैसे आपने बताया कि जीएस के लिए आपने एक पैकेज लिया था बिकॉज आप कोचिंग्स नहीं जा सकते थे, कोई स्पेसिफिक बुक्स जिन्होंने आपकी मदद की हो पार्ट बी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट कवर करने के लिए, या कोई ऐसा रेफरेंस मटेरियल जो आपने रेफ़र किया हो पार्ट बी को, यानी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट को कवर करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम एन सी आर टीज़ बेसिक बुक्स जो है वो चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, इसके अलावा आपके क्या रिसोर्सेज रहे हैं? अम, जो हमारे सब्जेक्ट की बीएससी लेवल की और एमएससी लेवल की जो बुक्स रेकमेंड होती हैं, आपके अपने अपने अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक होती हैं, तो वो काफी है। बहुत डिटेल में आप मत पढ़िए, क्योंकि मैंने एक गलती की थी, मैंने एक टॉपिक पढ़ा था बहुत डिटेल में, और बहुत उससे तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। इसलिए मैं बोलूंगी कि स्टिक टू योर सिलेबस, जितना आपके सिलेबस में है उतना आप अच्छे से पढ़िए। एमएससी लेवल की बुक्स आपको काफी होंगी जो भी आपके सब्जेक्ट के लिए है, मतलब मैं पीएससी के लिए बात कर रही हूँ। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जैसे मैंने लेवेंजर पढ़ी थी, काप पढ़ी थी। इम्यूनोलॉजी अगर है तो उसके लिए क्यूबे बहुत अच्छी बुक है। तो जब आप ये बुक्स पढ़ें तो फिर यही पढ़ें, इसके अलावा कुछ ना पढ़ें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत डिटेल है। और बाकी आपकी जो मास्टर्स लेवल की आपके अच्छे आपके सब्जेक्ट में जो अच्छे राइटर्स की बुक होगी वो आप पढ़ सकते हैं। ओके ओके। तो जो भी आपने अपने बीएससी लेवल पे जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आप तैयारी करें, आपने बीएससी लेवल्स में लेवल पर जिन बुक्स को रेफ़र किया है, प्लस आपने एमएससी लेवल पे जिन बुक्स या ऑथर्स को रेफ़र किया है, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। बट जैसा कि मैम ने बताया कि आप जिस भी एक बुक या ऑथर को रेफ़र करें, कंटिन्यूसली उसको ही रेफ़र करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके पास जब बहुत सारा डेटा हो जाता है तो कई बार आपको समझ नहीं आता कि आपको डील कैसे करना चाहिए। सो ये सजेशन भी आप ले सकते हैं यहाँ से। मैम, मुझे आप जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रही थी तो एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया वो ये कि डीबीटी जेआरएफ आपने जब क्लियर किया इन द ईयर 2007, उस समय बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में नहीं थी। आपको ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए अवेयरनेस कैसे मिली, प्लस आपने कैसे प्रिपरेशन की, प्लस जो अभी नेट या सेट की एग्ज़ामिनेशन की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या डायरेक्शंस देना चाहेंगी? हाँ, तो इसका क्रेडिट मैं अपने फादर को देती हूँ। वो हमेशा न्यूज़पेपर में देखते रहते थे, और कुछ भी होता है तो वो हमें बताते थे, क्योंकि वो टाइम पे तो सच में हम इतना इंटरनेट वगैरह भी यूज नहीं करते थे और इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी। हमें सिर्फ जो मेन और बेसिक चीजें हैं उतना ही पता होता था।
तो ये डीबीटी वाला एग्जाम मेरे पापा ने न्यूज़पेपर में देखा था और मुझे बताया था कि बेटा ये एक एग्जाम है, इसको देखो। पर उस समय इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं था। और साथ ही साथ मैं गेट की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो गेट का सिलेबस मेरे पास था। तो मैंने वही सिलेबस पढ़ा और ऐसे ही जाके डीबीटी का एग्जाम दे दिया था और वो क्वालिफाई हो गया था। तो अवेयरनेस के लिए तो मैं डेफिनेटली अपने फादर को क्रेडिट जरूर देना चाहूंगी। आ, इस तरह मैंने डीबीटी क्वालिफाई किया मैम और विदाउट एनी सिलेबस। यस मैम। और वो एस्पिरेंट्स जो अभी जिन्होंने अपना पीजी कंप्लीट किया है और सेट के लिए एस्पायर कर रहे हैं या नेट एग्जामिनेशन उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनको कब से शुरू करना चाहिए? यानी पीजी के फर्स्ट ईयर से शुरू करना चाहिए या सेकेंड ईयर से, या यूजी के दौरान ही उनको अपना मन बना लेना चाहिए? किस अप्रोच के साथ उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिकॉज यू हैव मास्टर्ड द एलिजिबिलिटी टेस्ट, आई मस्ट से। आपने जीआरएफ क्लियर किया, फिर आपने एमपी सेट, आपने स्टेट लेवल एग्जाम्स क्लियर किए, आपने नेशनल लेवल एग्जाम्स क्लियर किए, और वो भी एक नहीं, सीएसआईआर नेट के साथ एएसआरबी नेट भी आपने क्लियर किया। ऑल दो आपके पास पीएचडी एलिजिबिलिटी थी, तो डेफिनेटली आपने एलिजिबिलिटी के लिए तो नहीं किया था। शायद आपने आप बहुत एफर्टफुल थे, और जैसा कि आपने कहा कि आप हमेशा एक लर्नर बन के रहना चाहते थे, वो मुझे आपकी प्रोफाइल में साफ साफ नज़र आ रहा है। तो आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि व्हाट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेट और एमपी सेट? कब प्रिपरेशन करना चाहिए और किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन होनी चाहिए? हाँ देखो, राइट टाइम की अगर हम बात करें तो बीएससी में भी आप, एक्चुअली मेरा मानना ये है कि आप जब भी जो भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें। और बीएससी भी अगर आपने कैजुअली भी की है तो भी फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ मास्टर्स आपको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो चीजें हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम उसको फिर सेकंड और थर्ड में नहीं पढ़ते, तो वो पोर्शन हमारा हो चुका होता है। तो हमको फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमएससी से ही प्रिपरेशन उस तरह से शुरू करनी चाहिए। इफ यू आर, अगर आप कोई एग्जाम जैसे सीएसआई या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं सबसे पहले बोलूंगी आप सिलेबस उठाइए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स उठाइए। ये दोनों के बिना आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मत जाइए। सिलेबस को बिल्कुल क्योंकि हर उसका सिलेबस अलग होता है। सीएसआईआर का जो सिलेबस है उसमें कई चीजें सेम है पीएससी की भी, लेकिन उनके क्वेश्चंस वो जिस डेप्थ में पूछते हैं उसमें डिफरेंस होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इज अ मस्ट फॉर एनी एग्जाम। कोई भी एग्जाम हम दे रहे हैं तो आप पहले उसका पैटर्न समझिए कि वो लोग किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सीएसआईआर में बहुत डेप्थ है, बहुत हाई लेवल है क्वेश्चंस का। अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने भी जब क्वेश्चंस देखे थे तो मैं बहुत घबरा गई थी कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उस तरह से पढ़ना शुरू किया तो फिर मुझसे जब वो क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो मुझे लगा हाँ मैं कर सकती हूँ। मेरे साथ ये था कि मुझे एक्चुअली मजा आने लगा था पढ़ने में, कि ये भी मैं पढ़ लूं, ये भी मैं कर लूं। और जैसा आप बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करे हैं, ये भी मैंने मेरी एक फेलो कुलीग थी जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती थी, तो उन्होंने भी 2-3 एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, तो उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा मानना है कि हमें हेल्थी कंपटीशन रखना चाहिए। अगर कोई हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है या हमसे ज्यादा उसने अचीव किया है, तो बजाय हमको उससे जलन करने के या उससे, हमें भी वो अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने यही अपनाया और फिर क्योंकि मैंने एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम की प्रिपरेशन की थी सीएसआईआर नेट, जो कि मेरे हिसाब से काफी टफ लेवल का एग्जाम है, और उसकी प्रिपरेशन के साथ मेरी दूसरे एग्जाम्स भी उसमें कवर हो जाते हैं, और इसलिए मैंने फिर सबकी प्रिपरेशन करके दिया क्योंकि मैंने किसी की प्रोफाइल देखी थी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था और मुझे अपनी प्रोफाइल में भी वो सब चाहिए था। तो दैट इज वाई मैंने सारे एग्जाम्स दिए, सब कुछ ये किया। क्योंकि जैसे यहाँ एमपी में डीबीटी जेआरएफ उतना एलिजिबल नहीं मानते, उनको सीएसआईआर चाहिए होता है, उसके लिए मैंने सीएसआईआर दिया। और फिर उसके बाद जितने भी रिलेटेड एग्जाम थे मैंने वो देख के अपने कैप में फेदर्स मुझे ऐड करने का शौक हो गया था एक तरह से, तो इसीलिए वो है इतने सारे एग्जाम। बट की यही है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके। सो मैम ने एक बहुत अच्छी बात की कि आपको एक पॉजिटिव कंपटीशन होल्ड करना चाहिए अपने कलीग्स के साथ, और डेफिनेटली वो आपको एम्पावर करता है। जैसे मैम के कैप में बहुत सारे फेदर्स हैं, डेफिनेटली आप भी ऐड कर सकते हैं मैम से इंस्पायर होके। सो दिस इज़ ट्रूली इंस्पिरेशनल मैम। मैम,
एक क्वेश्चन जो शायद थोड़ा पर्सनल है, आपका जब रिज़ल्ट आया पीएससी में, आपका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट थी, जब आपने अपना नाम देखा और इतनी अच्छी रैंक के साथ देखा, आपका रैंक भी 12 है, रैंक बहुत अच्छा है आपका, उस समय आपने कैसा महसूस किया, क्या फीलिंग्स थी आपकी? या दैट इज द मोस्ट वंडरफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ, मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। अ, क्योंकि मैं इंटरव्यू और मतलब जब मेरा रिटन क्लियर हुआ था वहां से लेके इंटरव्यू तक और इंटरव्यू के भी रिजल्ट आने तक मैं बहुत चिंता में रहती थी। हमेशा दूसरे सब्जेक्ट्स के मैं कट ऑफ देखती रहती थी, अपना कैलकुलेट करती रहती थी कि कितना होगा कैसा होगा। तो वो मेरा बहुत डिफिकल्ट टाइम था। और क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी की थी और उसके बाद मुझे और भी कहीं किसी का कुछ फायदा नहीं मिलने वाला था, कोई गेस्ट फैकल्टी के एक्स्ट्रा नंबर या ये सब नहीं मिलने वाले थे। उसके बाद मेरा जो रिटन में मुझे अपने मार्क्स पता थे पर दूसरों के क्या हैं वो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था। तो बहुत मैं डरती थी कि क्या होगा, मैं दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं ना सिलेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे इस फील्ड में आना ही था। और जब ये रिजल्ट आया मैंने नहीं देखा था, मुझे किसी ने फोन किया था। मेरे कॉलेज में एक मैडम थी, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी, अमृता मैडम, जिनको मैं कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। और मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरा बेटा रोने लगा, वो डर गया, वो बिल्कुल घबरा गया कि क्या हो गया मम्मी को। और मैं इतनी जोर से चिल्लाई, फिर उन्होंने मुझे लिस्ट मैसेज की, मैं वो देखा, मैं फिर बहुत जोर से चिल्लाई। तो मेरा बेटा और मैं, हम दोनों बस थे रूम में, और वो बहुत डर गया, और मेरे हस्बैंड क्लिनिक में थे। वो एकदम रोने लगा, मतलब मैं इतनी खुश थी और वो मुझे गुस्सा होने लगा कि मम्मी आपने तो मुझे रुला दिया। और फिर मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने सीधे गाड़ी उठाई और मैं अपने हस्बैंड की क्लिनिक पहुंची। वहां जाके मैंने उनके साथ ये मोमेंट शेयर किया, उनके पेशेंट्स बैठे हुए थे, मैं घुस गई और मैंने उन्हें बिल्कुल हक कर लिया। एंड वो भी एकदम शॉक थोड़ा हो सा शर्मा गए क्योंकि उनके पेशेंट्स थे। फिर उन्होंने सबको बताया कि ये मेरी वाइफ है और इनका ऐसे सिलेक्शन हुआ है, इसलिए ये इतनी एक्साइटेड है। फिर मैंने सबको फोन किया, अपने मम्मी को फोन किया, मैं बिल्कुल रोने लगी थी, मेरे आंसू आ गए थे। मेरे मम्मी को फोन किया, पापा को बताया, वो लोग भी बहुत खुश हुए। फिर तो वो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मोमेंट था जो मैं कभी भूल नहीं सकती। और फिर मैं रात भर मोटिवेशनल गाने सुनते सुनते मैंने रात गुजारी, सो तो मैं नहीं पाई उस रात को। पर वो बहुत एक सुखद मोमेंट था मेरी लाइफ का जो मैं कभी भूल नहीं सकती। ओके मैम, सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट। और आपने जिस तरीके से वो मोमेंट शेयर किया, मैं भी कहीं ना कहीं मैं महसूस कर पाई कि आप कितनी खुश रही होंगी उस वक्त। और मैं आशा करती हूँ कि वो सभी एस्पिरेंट्स जो अब इंटरव्यू देने जाने वाले हैं और जिन्होंने मन लगाकर मेहनत की है, उन सभी को ये दिन नसीब हो, वो सब ये मोमेंट अपने साथ जिए, अपने क्लोज्ड वन के साथ ये मोमेंट शेयर करें और रात भर मोटिवेशनल सॉन्ग सुने लिस्ट में अपना नाम देखने के बाद। सो थैंक यू मैम। एंड वन लास्ट थिंग, जो आप मैं आपको ऑलरेडी बहुत समय ले चुकी हूँ, बट एक फाइनल मैसेज जो आप देना चाहेंगी एज अ फैकल्टी, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक फाइनल मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी अपने एंड से। अम, यही है कि जो भी फील्ड चुनो उसमें मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चाहे आप साइंटिस्ट का जॉब लेना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई पीएससी वाले एग्जाम कॉम्पिटिटिव क्लियर करना चाहते हैं, आप मेहनत करिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ब्रेक मत करिए, किसी दिन कुछ होता है तो थोड़ा पढ़िए, दूसरे दिन ज्यादा पढ़िए, टाइम टेबल बना के रखिए। आप नहीं कर पा रहे हैं अगर आज का काम, तो उसको कल कवर करिए, थोड़ा सा अपने साथ स्ट्रिक्ट बनिए। क्योंकि इस एज में अगर आप डिसिप्लिन्ड होके पढ़ेंगे तो फिर आपके आगे आने वाली लाइफ में बहुत अच्छा होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी ये जर्नी खत्म मत करिए, आगे रिसर्च के लिए ट्राई करिए। और ऐसा कुछ करिए जिससे हमारी अब जो यंग जनरेशन है, हम इंडिया थोड़ा अभी उतना रिसर्च में उतना आगे नहीं है, तो उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अच्छे से अच्छे अगर लोग इसमें आएंगे, मेहनत करने वाले और पढ़ने वाले, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से भी बहुत अच्छी रिसर्च होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जर्नी खत्म नहीं होती, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो आपने अचीव किया है, पेपर्स लिखिए, बुक्स लिखिए, ताकि जो आने वाले जनरेशन है उनको अच्छा मटेरियल मिले। तो
और अपना अवेयर रहिए, बाहर लैब्स में जाइए, जैसे अगर आप साइंस में हैं तो 2 महीने की आजकल ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं, 2 महीने की, 1 महीने की, 6 महीने की, वो सब ट्राई कीजिए, एक्सपोजर लीजिए और देखिए दुनिया में क्या क्या रिसर्च हो रही है और जरूर उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। आप जब बाहर जाएंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ओके, ये सो मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन मैम। और शायद सारे जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अब मेरे साथ अलाइन करेंगे कि शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि मैम को भारतीय प्रतिभा सम्मान के लिए क्यों चुना गया था। आपको मैम के व्यक्तित्व से, उनकी बातों से, उनके गाइडेंस से समझ में आ गया होगा दैट शी ट्रूली डिजर्व्स द ऑनर। एंड मैम थैंक यू सो मच, प्रो पी सी एस टीम की तरफ से आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सीख हमारे सभी व्यूअर्स को दी। एंड आई होप कि आज के इस इंटरव्यू को देख के डेफिनेटली उनका डायरेक्शन जो है लाइफ में एज अ स्टूडेंट वो डेफिनेटली चेंज होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई नाउ थैंक यू। टेक द परमिशन टू वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम मैम। थैंक यू थैंक डियर। यू। ओके।